पुलिस अधीक्षक रोहतक श्री हिमांशु गर्ग जी के निर्देशानुसार आज हमने सुबह 5 बजे से गढ़ीमोला, खोखराकोट और करतारपुरा में सर्च अभियान चलाया, जो कि सर्च अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि काफ़ी समय से हमें वहाँ पे अवैध मादक पदार्थ के व्यापार में संलिप्त लोगों की सूचनाएं और शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी, जो कि सभी सूचनाओं को जो शिकायतें थे उनको एकत्रित करके हमने एक प्लान बनाया, जिसमें कि हमने 29 लोगों को चिन्हित किया। उस 29 लोगों को हमने चिन्हित करने के बाद हमारी एक 29 लोगों की टीम बनाई, जिसमें सभी 5 राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में हमने 6 टीमें उनको आवंटित की और उसके बाद सुबह 5 बजे आज हमने रेड की। जो रेड में हमें मुख्यतः जो हमें भारी मात्रा में लगभग हम अगर वैल्यू की बात करें 1 करोड़ के करीब की जो संपत्ति है वो हमने जब्त की है, जिसमें मुख्यतः अगर नकदी की बात करें तो लगभग 34 लाख के करीब है और आभूषण की बात करें तो लगभग 30 से 35 लाख के आभूषण हैं। इसके अलावा जो मादक पदार्थ है वो 3 किलो के लगभग हमने गांजा पकड़ा है और 107 ग्राम के करीब हमने अफीम पकड़ी है और लगभग 12 ग्राम के करीब हमने हीरोइन पकड़ी है। इसके अलावा हमने 10 वाहन हमने वहाँ से जब्त किए हैं, जिसमें से 1 कार, 4 स्कूटी और 4 इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक 3 व्हीलर भी हमने वहाँ से जब्त किया है। इसके अलावा बहुत से लगभग 80 के करीब हमें सिम प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ATM कार्ड और काफ़ी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि हमें आगे की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, वो भी वहाँ से जब्त की गई है। इस पूरी रेड में लगभग हमारे 350 के करीब के मुलाजिम जो रोहतक पुलिस के थे, उसके अलावा हमारे SHO, CIA इंचार्जेस और AVT स्टाफ भी हमारे रेड में हमारे साथ था। तो रिकवरी जो कैश की जो रिकवरी हुई है उसका इस्तेमाल क्या ड्रग खरीदने में ही होना था या कैसा कैश? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 29 लोग हमने चिन्हित किए थे वे वैसे आदतन अपराधी थे, जो कि जिनके ऊपर मुख्यतः जो केस दर्ज थे पहले भी NDPS के, और वे उस कैटेगरी में थे जिसकी कि हमें मुख्यतः शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमने उन शिकायतों पर अपना एक प्लान बनाया। उनके खिलाफ काफ़ी जो शिकायतें थी उनको वर्कआउट किया और उसके बाद ही हमने उस पर रेड की है। हाँ जी, इसमें लगभग मुख्यतः हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिएगा, अब हमारे जो रोहतक के पुलिस अधीक्षक हैं उनके जो कार्यशैली के मुताबिक जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है और सूचनाओं के सभी सूचनाओं पे वर्कआउट किया जाता है, उस पर अलग से इनपुट जुटाई जाती है और इनपुट जुटाने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाती है। और इसी जो आज रेड की है उसका एक मुख्यतः भाग यही था कि हमें जो शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उन पर पहले वर्कआउट किया गया था, उन लोगों को चिन्हित किया गया था जो कि आदतन अपराधी थे। उसके बाद हमने रेड को कंडक्ट किया। ये सर कि इस तरह की कार्रवाई का सही सराहनीय है, अच्छा प्रयास कर रहा है, बट इन सप्लाई चेन वो नहीं हो पा रही है। पहले भी आप देखिएगा, जो हमने पहले भी अपराधी पकड़े हैं, हमारी कोशिश रही है जो कि हरियाणा की जो लिंक चेन है उस तक हम जरूर पहुँचे हैं। और आउट ऑफ हरियाणा जो स्टेट की बात है तो हमारे जो HSNCB के जो हमारी एक अलग से ब्रांच है उसको हम सूचनाएं देते हैं और आगे की जो भी कड़ी है वो उनके द्वारा सोल्व की जाती है। और जहाँ तक हमारे सोनीपत अपने रोहतक की बात है, रोहतक में मुख्यतः जो हमारे 3 मुख्य एरिया हैं उनकी जिस भी प्रकार की सूचनाएं या फिर हमें कोई भी इनपुट हमें प्राप्त होती है उस पर वर्कआउट करके तुरंत की तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। करतारपुरा का जो जिक्र किया आपने, करतारपुरा इलाके में पहले पुलिस चौक के पुलिस चौक काफ़ी चेक रहता था, उसकी वजह से स्थानीय लोगों ने भी आज ये बात कही कि चौकी उठने के बाद से हमें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा मैन पावर शॉर्टेज थी। उन सभी मैन पावर को जो हमारी चौकी की थी उनको पुलिस स्टेशन में सम्मिलित किया गया ताकि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का कार्य था वो एक पुख्ता हो सके। और इसमें कहीं ना कहीं एक सफलता भी हासिल की है, क्योंकि अगर हम ऑन एन एवरेज चौकी की बात करें तो चौकियों में जो मुकदमे दर्ज किए जाते थे मुख्यतः उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती थी वो SHO ही होते थे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। एक एक्सपेरिमेंट के तहत इसमें जितनी सफलता मिलेगी उसको आगे आंकलित किया जाएगा। उस आंकलन के बेस पे जो भी आगे के दिशा निर्देश हमारे पुलिस अधीक्षक रोहतक के माध्यम से जो हमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वैसे जो हमारे जो पॉइंट्स थे जहाँ पे हमारी चौकी थी वहाँ पे हमने वैकेंट नहीं छोड़े, उनको खाली नहीं छोड़ा है। उनकी जगह पे हमने नाके लगाए हैं ताकि पुलिस प्रेजेंस रहे। उसके अलावा जो हमारे ERVs हैं और PCR है, उन एरिया को हमने अलग से एक चेक पॉइंट और उनके एक पेट्रोलिंग एरिया में सम्मिलित किया है ताकि वो जो एरिया है, जो हमारे सस्पेक्टेड एरिया है, वो किसी भी तरह से अछूते ना रहे। सर कि ड्रग जो आता है ये मेनली कहाँ से आ रहा है रोहतक या हरियाणा की बात करें तो कहाँ से सप्लाई ज़्यादा कहाँ से होती है? देखिएगा, जो हमने आज 10 मुख्य आरोपी पकड़े हैं उनके कथनानुसार आउट ऑफ हरियाणा की जो सप्लाई है मुख्यतः वो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन जब तक लिंक चेन हमें नहीं मिल जाती, मुख्य आरोपी नहीं मिल जाता, इसकी इनपुट से जो हमें इन्फॉर्मेशन आज मिली है वो HNCB जो हमारी स्टेट लेवल की एक NCB है उसके साथ शेयर किया जाएगा और आगे की कार्यशैली उनके द्वारा एक वो बांट के उन सूचनाओं को आगे कार्रवाई की जाएगी। NDPS के कितने केसेस रजिस्टर हुए पिछली बार की बजाय आपकी बार के केसेस बढ़ रहे हैं? देखिएगा, संख्याओं की तो मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन हर साल जैसे 2022 की बात करें तो उसके कंपैरेटिव में 2023 में केस रजिस्टर ज़्यादा हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता जो हमारे रोहतक वासी उनकी भी रही हैं। उनकी तरफ से जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है पुलिस के द्वारा उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से भी रोहतक वासियों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की मादक पदार्थ के अवैध धंधों में संलिप्त कोई भी व्यक्ति या कोई भी सूचना या कोई आदि ऐसा व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को या नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें सूचना दें ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। सर ये 3 जो रेड जोन एरिया थी इसके अलावा भी शहर से कोई एरिया है जहाँ पे इस पर भी? देखिएगा, जो मुख्य सूचनाएं और शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी वो 3 एरिया जो मैंने आपको बताया उन्हीं एरिया से हो रही थी। उसके अलावा रोहतक में अगर किसी और एरिया से भी हमें कोई सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।